हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है। राइट। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन। और लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमें x-1/3 इज इक्वल टू y+6/4 is equal to z+1/2, and parallel to the line x-2/2 equal to y-1/-3 equal to z+4/5। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस लाइन से पास होता है। राइट। तो इस लाइन को चलिए डिनोट कर देते हैं L1 से। और ये प्लेन जो है वो इस लाइन को कंटेन करता है, यानी कि ये लाइन जो होगी वो इस प्लेन पर लाई करेगी। राइट। और ये प्लेन जो है वो पैरेलल होगा इस लाइन के, और इस लाइन को चलिए L2 से दिखाते हैं। राइट। तो चलिए पहले एक रफ डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं और इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में जो प्लेन की इक्वेशन है वो किस तरीके से निकालनी है। राइट। तो चलिए यहाँ एक हम जो है प्लेन का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन है P, जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। राइट। तो चलिए अब यहाँ पर ये जो प्लेन है ये इस लाइन से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्लेन पर ये लाइन जो होगी वो लाई करेगी। तो चलिए इस लाइन को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये लाइन जो होगी हमारी, मान लेते हैं ये L1 है। राइट। और ये प्लेन जो है वो इस लाइन L2 के पैरेलल है। राइट। तो चलिए जो लाइन L2 है उस लाइन को हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये लाइन हमारी हो जाएगी L2। राइट। तो अब देखिए इस प्लेन पर ये लाइन L1 है, और जो लाइन L1 है इस लाइन की जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो है x-1/3 y+6/4 और z+1/2 दी हुई है। तो किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है जो 1 पॉइंट फॉर्म होती है वो है x-x1/a y-y1/b और z-z1/c। राइट। तो ए बी सी जो होंगे वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो जो लाइन L1 है इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो 3, 4 और 2 होंगे। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं 3, 4 और 2। राइट। और जो लाइन L2 हमें यहाँ दी हुई है ये लाइन भी इस फॉर्म में दी हुई है। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो 2, -3 और 5 होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, -3 और 5। राइट। तो अब देखिए इस लाइन L1 में हमारे पास एक पॉइंट है जो कि x1, y1, z1 होगा। राइट। तो किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी हुई है तो ये लाइन जो होगी वो x1, y1 और z1 से पास हो रही होगी। राइट। तो अगर इस लाइन को हम इस लाइन के साथ कंपेयर करें तो देखिए x1 की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। y1 की वैल्यू देखिए यहाँ y+6 है तो इसे हम y-6 लिख सकते हैं। तो y1 की वैल्यू जो होगी वो -6 हो जाएगी और z1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। राइट। क्योंकि z+1 को हम लिख सकते हैं z-1। तो इस लाइन L1 पर एक पॉइंट हमें मिलेगा, इस पॉइंट को हम M कर लेते हैं, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 1, और यहाँ पर -6 होगा और -1 हो जाएगा। राइट। अब क्योंकि देखिए लाइन जो L1 है वो इस प्लेन पर लाई करती है तो ये पॉइंट जो होगा 1, -6, -1, ये पॉइंट भी जो होगा प्लेन के ऊपर होगा। तो अब देखिए किसी भी प्लेन P की जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी ax-x1 प्लस b y-y1 प्लस c z-z1 इज इक्वल टू 0। राइट। तो जहाँ पर a, b और c जो हैं वो इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होगा
इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और x1 y1 z1 वो पॉइंट होगा जो कि प्लेन के ऊपर होगा, राइट। तो ए बी और सी जो होंगे इस प्लेन पी पर जो नॉर्मल वेक्टर है, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारे पास। और इस नॉर्मल वेक्टर को हम दिखा सकते हैं वेक्टर एन से। और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे ए बी और सी, राइट। और x1 y1 z1 वो पॉइंट होगा जो कि प्लेन के ऊपर होगा। तो यहाँ पर x1 y1 z1 जो होगा वो 1 - 6 और -1 होगा, जो कि इस लाइन के ऊपर भी पॉइंट है, राइट, क्योंकि लाइन जो है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, राइट। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्रीज होगा, राइट। अब क्योंकि ये प्लेन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन L2 पर भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो क्या देखा हमने यहाँ पर कि जो प्लेन P है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस लाइन L1 पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि लाइन L1 जो है प्लेन P पर लाई करती है, राइट। और प्लेन P जो है वो पैरेलल है लाइन L2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये लाइन L2 पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए, जो पॉइंट x1 y1 z1 है, इसकी वैल्यू 1 - 6 और -1 यहाँ रखते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी a x -1 प्लस b y +6 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि -6 है। और यहाँ पर हमारे पास c और z+1 आ जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो अब देखिए जो नॉर्मल वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी और सी। और लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हैं 3, 4 और 2। और L2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास 2, -3 और 5, राइट। तो वेक्टर n जो है, नॉर्मल वेक्टर जो है, ये परपेंडिकुलर है L1 के, राइट। तो अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो जहाँ पर a1 b1 और c1 इसके नॉर्मल वेक्टर जो n है इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और a2 b2 c2 इस वेक्टर के यानी कि लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो यहाँ पर a1 b1 c1 जो हो जाएंगे वो abc हो जाएगा, और a2 b2 c2 जो होगा वो 3 4 2 होगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 टाइम्स a यानी कि 3a, देन 4 टाइम्स b 4b, प्लस 2 टाइम्स c 2c, राइट। ओके। तो अब देखिए ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये L2 पर भी परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर L2। तो यही कंडीशन लगेगी यहाँ पर भी। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स a यानी कि 2a, फिर -3 टाइम्स b हमें मिल जाएगा यहाँ पर -3b, और 5 टाइम्स c मिल जाएगा हमें 5c, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर ए बी सी में दो इक्वेशंस आ गई हैं, और हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं और दो इक्वेशंस होती हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड का यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे एलिमिनेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि b को एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 3 4 12 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को 4 से।
तो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ 3 × 3 9a मिलेगा हमें यहाँ पर, और फिर मिलेगा हमें 12b, और तब मिलेगा यहाँ पर हमें 3 × 2 6c, राइट। और यहाँ पर मिलेगा हमें 4 × 2 8, और यहाँ पर मिलेगा हमें -12, और यहाँ पर मिलेगा हमें 4 × 5 = 20, राइट। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो 9 + 8 हो जाएगा 17a, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 20 + 6 हमें मिलेगा 26c, राइट। तो अब हम इसे लिख लेते हैं इस तरीके से, 17a = -26c, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, 17a = -26c। तो चलिए अब इसे इस तरीके से लिखते हैं हम, यहाँ पर a डिवाइडेड बाई -26, और यहाँ पर c/17 लिख लेते हैं, राइट। तो a/-26 = c/17, तो इसे हम इक्वल टू कर लेते हैं लैम्डा के। तो लैम्डा जो होगा यहाँ पर एक स्केलर होगा जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट। तो ऐसा हमने इसलिए किया जिससे कि हम ए और सी की वैल्यू जो है लैम्डा के फॉर्म में लिख सकें। तो देखिए ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी अब -26 लैम्डा, और सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 17 लैम्डा। तो ए और सी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 और 3 में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लैम्डा के टर्म्स में। तो चलिए ए और सी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो हमें मिलेगा 3 × -26 लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा 4b, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 17 लैम्डा = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 78, और यहाँ पर आ जाएगा 4b, और यहाँ पर 34, और =0, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4b -78 + 34 आ जाएगा हमारे पास -44 लैम्डा, राइट। तो 4b = 44 लैम्डा, सो b = 11 लैम्डा, राइट। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 × लैम्डा, राइट। तो अब देखिए हम ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a/-26 = lambda, then b/11 = lambda, and c/17 = lambda, राइट। तो इन तीनों रेशियोज को हम इक्वल कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा a/-26 = b/11 = c/17 लैम्डा, राइट। तो देखिए ए बी और सी हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो जो नॉर्मल वेक्टर है, इस नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ए बी और सी होंगे। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ सबसे सिंपल वैल्यू जो है वो 1 रख दें, तो देखिए हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी -26, बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11, और सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 17, राइट। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पर, तो ए बी सी हमें ये मिल जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे -26, 11 और 17। तो अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू रखते हैं -26 × x-1, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 11 × y+6, और यहाँ पर आ जाएगी c टाइम्स c की जगह हम रख लेंगे यहाँ पर 17, और यहाँ मिल जाएगा हमें z+1 = 0, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा -26x + 26 + 11y + 66 + 17z, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 17 = 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास -26x + 11y, और यहाँ पर 17z हो जाएगा,
और देखिए 26 प्लस 66 प्लस 17, अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 109, राइट। तो हमारे पास जो प्लेन पी है इसकी इक्वेशन जो है हमें ये मिल जाएगी, राइट। तो अगर हम थ्रू आउट इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो 26 एक्स आ जाएगा, -11 y आ जाएगा, -17 z आ जाएगा, और -109 इज इक्वल टू 0, राइट। तो प्लेन पी की इक्वेशन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो प्लेन पी की जो कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास आ गई वो आ गई 26x -11y -17z -109 इज इक्वल टू 0, जो कि प्लेन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है ये हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो हमने ये कहा था कि लैम्डा की वैल्यू अगर हम सिंपलेस्ट वैल्यू 1 रखेंगे तो ए बी सी जो होगा उनकी वैल्यूज जो होंगी वो ये होंगी, राइट। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ए बी और सी की वैल्यू जो है लैम्डा के टर्म्स में भी अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे ए बी और सी, राइट, तो क्या होगा कि लैम्डा क्योंकि तीनों टर्म्स में आएगा और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि लैम्डा जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, राइट, तो इसका मतलब जो दूसरा फैक्टर होगा वो जीरो के इक्वल होगा, और वो जो दूसरा फैक्टर होगा वो हमें प्लेन की इक्वेशन हमें देगा। तो अगर हम ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखिए अब लैम्डा को अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा -26x-1 प्लस 11y+6, और यहाँ पर मिलेगा 17z+1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। अब क्योंकि लैम्डा जो है वो एक नॉन ज़ीरो स्केलर है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लैम्डा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इस फैक्टर को ज़ीरो होना होगा, राइट। तो जब हम इस फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो हमें प्लेन की वही इक्वेशन मिलेगी जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, यानी कि 26x -11y -17z -109 इज इक्वल टू 0।